मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जुब्बल नावरकोट खै की जनता जनार्दन ने अपनी सेवा करने का निरंतर अवसर दिया है, मौका दिया है। एक तो आपने राज परिवार की बात की। राज परिवार से तो हमारा संबंध कोई नहीं था। एक ठाकुर साहब एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर इसके भाग्य में होगा तो जनता इसको खुद लाएगी, अगर इसके भाग्य में नहीं होगा तो चाहे मैं सोने का यहाँ सिंहासन बना के रख लूँगा तो ये विधायक या राजनीति में आगे नहीं बन पाए। प्रथम बार मैं 27 से 28 साल का था जब इस गौर में विधानसभा का सदस्य बना था। तो निरंतर मेरा प्रयास रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल घर की तरह, परिवार की तरह एक भावनात्मक संबंध रहे। प्रारंभिक जो कठिन दौर था उस वक्त की हमारी जो लीडरशिप थी, डॉक्टर परमार की अगुवाई में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसका ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश आज विकास के दृष्टिकोण से एक अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नमस्ते, हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान जुड़ रहे हैं ये बहुत खास हैं। ये जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र के रहने वाले हैं, या यूं कहे कि जुब्बल नावर कोटखाई के लोगों के दिल की धड़कन है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। आप समझ गए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोहित ठाकुर जी। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन राजनीति से हटकर इनके निजी जीवन के बारे में। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान रोहित ठाकुर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस अवसर पे बुलाया जी। सर, जब भी हम लोगों से आपके बारे में बात करते हैं या आपके बारे में सुनते हैं तो हमेशा ही ये पाते हैं कि लोगों की दिल की धड़कन आप हैं और लोगों से जो आपका एक कनेक्शन है, एक प्योर कनेक्शन हम उसको कह सकते हैं। तो ये जो आपने छवि बनाई है, इसके पीछे का क्या राज है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जुब्बल नावरकोट खै की जनता जनार्दन ने अपनी सेवा करने का निरंतर अवसर दिया है, मौका दिया है। और मैंने भी जब ये जिम्मेदारी मिली, निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने चुनाव क्षेत्र को, जिसका एक अपना इतिहास रहा, हमारे दो पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे हम ठाकुर रामलाल जी की बात करें, वीरभद्र सिंह जी की बात करें और दूसरे दलों के भी हमारे शीर्ष नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो तो दौलत राम चौहान जी, बरागटा जी, इन सब का संबंध भी हमारे प्रभुत्व क्षेत्र से रहा है। और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान हर संभव प्रयास किया है कि हमारा चुनाव क्षेत्र जो विकास के दृष्टिकोण से पूरे हिमाचल प्रदेश में अग्रणी क्षेत्र है, ये आगे की ओर जाए। और जैसे वर्तमान में आपने शिक्षा मंत्री के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, और इसमें भी निश्चित रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ गुणवत्ता की तरफ हमारा विभाग जाए, इसके लिए प्रयास किए हैं। जी सर, हमारे पॉडकास्ट में आए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और पॉडकास्ट में हम राजनीति से हटकर बात करने वाले हैं, आपके निजी जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। आपके दादाजी का जो नाम है ठाकुर रामलाल जी, तो उनको सभी जानते हैं और बखूबी जो प्यार है उनको जनता ने दिया है। और खासतौर पर कोटखाई जुब्बल नावर की अगर बात करें तो उनका प्यार तो हमेशा ही, वो सम्मान, वो प्यार उन्हें मिला है जिसके वो हकदार थे। और वर्तमान में हम देखते हैं कि वो प्यार और सम्मान आपको भी बखूबी मिल रहा है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दादाजी के जो गुण थे, उनके ऐसा कौन सा गुण है जो आप में देखा जाता है, लोग भी कहते हैं, आपको भी लगता है? ठाकुर रामलाल जी हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े सपूत थे। और जैसे आपने जुब्बल नावरकोट खै की बात कही, और अक्सर अपने भाषणों में, चाहे वो गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, चाहे प्रदेश के 3 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे, हमेशा एक उनका संबंध अपने चुनाव क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ एक परिवार की तरह रहा। और हमेशा उनके अक्सर, अब तो लगभग कोई 2 दशक से अधिक समय हो चुका उनके देहांत के बाद, उनका एक शब्द हमेशा याद आता है कि मैं जुब्बल कोटखाई की जनता जनार्दन का एक जर्रा हूँ। और मैं समझता हूँ निरंतर जुब्बल कोटखाई की जनता जनार्दन ने भी उन पर विश्वास व्यक्त किया। और वही कारण है कि 9 मर्तबा अपने क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनना, और उसके उपरांत चलो मंत्री, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उसके उपरांत आती है। लेकिन ये अपने आप में एक इतिहास है आज तक के हिमाचल का, 1947 के बाद की निरंतर अपने विधानसभा क्षेत्र से
9 मरतबा कोई भी, मैं समझता हूँ, कोई अजय नहीं रहा है और वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था और ये सारा श्रेय जुब्बल कोटखाई की जनता जनार्दन को जाता है। जी सर, जब आपके दादाजी की हम बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो किस तरह की बातें दादाजी से खास तौर पर होती थी? ज़्यादातर तो हमारा समय, क्योंकि मैं बोर्डिंग में था और बहुत छोटी उम्र में, यानी केजी में जब 5 साल की एज थी, हम अपने हॉस्टल बिशप कॉटन स्कूल चले गए थे। लेकिन जब भी छुट्टियों में आना होता था तो बहुत सी बातें उनसे सीखने को मिली और सही कहा आपने, अपने आप में एक लेजेंड थे और ये उस दौर की बात है जो आज के हिमाचल प्रदेश या हम भारत की भी बात करें, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। उस वक्त का हिमाचल, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, अपने पिछड़ेपन के लिए, अपने बहुत से, मैं समझता हूँ, जो वर्तमान में आज हमारे मेरिट्स बन चुके हैं, उस वक्त को डीमेरिट्स थे। साक्षरता दर, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, उस वक्त मात्र 8% के आसपास थी। कॉलेज हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपका कांगड़ा प्रांत तो बाद में हिमाचल में सम्मिलित हुआ, मंडी में सिर्फ एक कॉलेज था। 152 हमारे सरकारी क्षेत्र में कॉलेज है। लिटरेसी रेट का मैंने आपको पहले बता दिया। पर कैपिटा इनकम, एक औसतन आमदन हर व्यक्ति की हिमाचली की मात्र 200 रुपये प्रति वर्ष थी, जो आज बढ़कर 2 लाख से अधिक हो चुकी है। तो विकास के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश काफ़ी पीछे था। लेकिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल के, मैं समझता हूँ, निर्माता रहे और हम भाग्यशाली है कि हम ऐसे, मैं समझता हूँ, मजबूत एक विजनरी लीडरशिप मिली डॉक्टर परमार की अगुवाई में। और उनकी जो टीम थी, चाहे हम ठाकुर रामलाल जी की बात करें, करम सिंह ठाकुर जी की बात करें, पदम देव जी की बात करें, इन सभी ने हिमाचल के निर्माण में, और उसके उपरांत वीरभद्र सिंह जी, सभी अन्य सरकारों ने भी योगदान दिया है। लेकिन जो प्रारंभिक, जो कठिन दौर था, उस वक्त की हमारी जो लीडरशिप थी डॉक्टर परमार की अगुवाई में, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसका ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश आज विकास के दृष्टिकोण से एक अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जी सर, हम आपसे ना ये बात ज़रूर जानना चाहते हैं और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, व्यूअर देख रहे होंगे, उनके मन में भी ये सवाल होगा कि जो आपका ये विनम्र स्वभाव है, जो आपकी ये मीठी वाणी है, जिसके सभी कायल हैं, हमें लगता है कि सब आपको जब भी याद करते हैं तो बोलते हैं कि रोहित ठाकुर जी जैसे बात करते हैं तो कोई भी झिझक नहीं रह जाती उनसे किसी भी तरह की बात करने को। ऐसे लगता है कि अपने परिवार के ही सदस्य आप हैं। तो ये जो आप में गुण आया है, जो आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, ये बचपन से ही था या बाद में बन पाए? कुछ बातें तो बाय बर्थ ही होती है और जैसे ठाकुर साहब की बात आपने कही, उनका भी लगभग, मैं समझता हूँ, एक उदाहरण था जिस तरह से अपनी जनता जनार्दन के साथ मिलते थे और उसका ही परिणाम था। चाहे परिस्थिति कोई भी रही हो, एक टाइम था जब कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे हम इंदिरा जी की बात करें, चाहे उस वक्त संजय गांधी जी की बात करें, सभी, मैं समझता हूँ, उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन ठाकुर साहब बिरले कुछ ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के सिंबल में 1977 जैसी, मैं समझता हूँ, जब वेव थी, जब ये कहा जाता था कि एक कांग्रेसी को ढूंढो और 1000 रुपये पाओ, 1000 रुपये उस वक्त बड़े मायने रखते थे। तो उस वक्त भी उन कठिन परिस्थितियों में भी ठाकुर साहब जीते थे और मैं समझता हूँ उन्होंने एक इतिहास बनाया है। 3 मरतबा मुख्यमंत्री रहे और जैसे मैंने पहले कहा कि कठिन परिस्थितियों में आज का हिमाचल और उस वक्त के हिमाचल में बहुत अंतर था। उस वक्त मैं समझता हूँ जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। अपने 10वीं के पेपर के लिए ठाकुर साहब को शिमला पैदल आना पड़ा था। अपना लॉ कॉलेज उन्होंने जलंधर से किया था। तो उस वक्त की परिस्थितियाँ मैं समझता हूँ सही मायने में वो लेजेंड्स थे जिन्होंने वर्तमान स्वरूप हिमाचल प्रदेश की एक मजबूत नींव रखी है। ये तो आपके दादाजी की आपने बात कही, पर सर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी अपना क्वेश्चन, जो आपका विनम्र स्वभाव है, ये कैसे आपने पाया है? जिसको सभी कहते हैं ना कि जब रोहित ठाकुर जी से मिलते हैं तो वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, कोई झिझक नहीं रह जाती, जैसा मैंने पहले कहा। तो ये कैसे हुआ है सर? नहीं, कुछ तो हेरिडिटरी भी बातें रहती है और साथ में जिसने राजनीति में कार्य करना है, जनता जनार्दन की सेवा करनी है, तो मैं समझता हूँ एक बेसिक फीचर, करेक्टर, चरित्र होना चाहिए। अगर आप अपने नेता या अपने नुमाइंदे से बात ही नहीं कर पाएंगे, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाएंगे, अपनी समस्या नहीं बता पाएंगे, तो मैं समझता हूँ फिर वो कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रहती और उससे नेता का भी नुकसान होता है और जनता जनार्दन भी अपनी समस्याओं को सही तरीके से नहीं रख पाती और जिससे पूरा मैं समझता हूँ जो एक
प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उस जी। पर ही एक क्वेश्चन मार्क लग जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। आपने जो ये राजनीति में आने का सोचा, वैसे तो आप राज परिवार से ही जी। रखते हैं कि आपकी दादाजी जो थे वो राजनीति में थे, जी। तो कहीं ना कहीं वो सब भी आपने सुना हुआ था किस तरह से राजनीति में होता है। पर आपने जब राजनीति में कदम रखा तो क्या सोचा था कि राजनीति में ही जाना है? बचपन से ही सोचा था? ना, एक तो आपने राज परिवार की बात की। राज परिवार से तो हमारा संबंध कोई नहीं था। जी। एक ठाकुर साहब एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते थे और बड़ी उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, मैंने कुछ आपके सामने जी। उदाहरण आपके साथ साझा किए हैं। बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। आज तो चलो कैश क्रॉप हमारी एप्पल है और उसके अलावा भी चलो आज के समय में बहुत सी चेंजेस आ चुकी है, लेकिन उस वक्त कोई कैश क्रॉप नहीं थी और बहुत ही कठिनाई थी हर दृष्टिकोण से। उस वक्त शिक्षा ग्रहण करना, उस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव जीतना 1957 में, जब पूरा वर्चस्व कांग्रेस पार्टी का था और कठिन परिस्थितियों से आगे आना एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत सी बातें ठाकुर साहब से सीखी है और उसमें विशेष रूप से ईमानदारी, निष्ठा से काम करना, हमेशा मैं समझता हूँ अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना, अपने रूट से जुड़ा रहना। चाहे आप किसी भी शिखर पे पहुँच जाओ, लेकिन अपने जनता जनार्दन के साथ हमेशा आपका मिलाप बना रहे, उनके साथ हमेशा आपकी कॉम्पेटिबिलिटी बनी रहे। इन्हीं बातों को लेकर मैं समझता हूँ राजनीति में हमने अपने कदम रखे हैं और विशेषकर जहाँ तक तो उनके निधन के बाद की बात आती है, उस वक्त तो मैं समझता हूँ परिस्थितियाँ इस तरह नहीं थी कि एकदम से हम तो ठाकुर साहब अपने चुनाव की तैयारियाँ कर रहे थे। 2003 की बात आती है, लेकिन चुनाव से मात्र कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले उनका आकस्मिक निधन हुआ था और उस वक्त हालात ऐसे बने। और मुझे ठाकुर साहब की भी एक हमेशा बात याद आती है। अक्सर हमारे, क्योंकि शौक राजनीति में था, मेरे भी पिताजी की बड़ी अल्प आयु में उनकी डेथ हो गई थी, लगभग 39 ईयर्स के थे मेरे फादर। तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं भी घर आया था और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था। तो कुछ लोगों ने ठाकुर साहब से बात साझा की थी कि रोहित को भी कोई पद मिल जाए, इनको भी थोड़ा मतलब लॉन्चिंग हो जाए राजनीति में। तो ठाकुर साहब ने बड़ी एक, मैं समझता हूँ बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने सभी जो सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने उनसे बात कही थी, उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर इसके भाग्य में होगा तो जनता इसको खुद लाएगी, अगर इसके भाग्य में नहीं होगा तो चाहे मैं सोने का यहाँ सिंहासन बना के रख लूँगा, तो ये विधायक या राजनीति में आगे नहीं बन पाएंगे। और जब परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उनका आकस्मिक निधन हुआ और उस वक्त मैडम स्टोक्स हमारी पार्टी अध्यक्षा थी, CLP लीडर हमारे उस वक्त वीरभद्र सिंह जी थे और दोनों का संबंध हमारे ज़िला शिमला से था। उनकी सहमति के तहत, हालांकि 11 कैंडिडेट्स हमारे 2003 की मैं बात करना चाहूँगा, उन्होंने टिकट कांग्रेस पार्टी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दोनों लीडर्स का मैं अभी भी उनको स्मरण करता हूँ, धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ मोहसिना किदवाई जी का, जिन्होंने फिर सहमति के साथ मेरा नाम दिया था। और उसके उपरांत अब लगभग कोई 6ठा चुनाव मैंने लास्ट लड़ा है। उसके बाद लगभग सिंगल नाम हमारे विधानसभा क्षेत्र से जब कांग्रेस पार्टी की टिकट की बात आती है, एक सहमति के साथ, एक मैं समझता हूँ यूनानिमस तरीके से हमारे प्रस्ताव पार्टी स्तर पे भी होता है और मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कार्यकर्ताओं का, जिनको हमेशा एक परिवार की तरह हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी के समय से, और मैंने भी प्रयास किया है कि उनको अपने कार्यकर्ताओं को हर तरह का अधिमान दिया जाए। जी, रोहित ठाकुर जी जो हैं, अगर राजनीति में नहीं होते तो फिर क्या करते हैं? मतलब कभी ऐसा कोई क्षेत्र जो आपने सोचा हो कि राजनीति में नहीं तो ये वाला क्षेत्र पे आप काम करेंगे और इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे? बेसिकली आप जानते हैं कि हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो निश्चित रूप में हमारे DNA में कृषि और बागवानी तो है ही है, लेकिन ये निश्चित है कि बिजनेस करने की स्थिति हमारी नहीं है, बिजनेस एक्यूमेंट बिल्कुल नहीं है, ना ही नौकरी की कोई इस तरह की बात थी। लेकिन अवश्य जैसे थोड़ा जो अपनी हॉबीज़ है, अपने शौक है, चाहे हिस्ट्री की बात हो, इतिहासकार हो सकते थे, हिस्टोरियन हो सकते थे, और इसमें भी काफ़ी रुचि है पर्यावरण में, वो ये सब अपनी मतलब हॉबीज़ थी। पर मेनली या तो जनता की सेवा या फिर अपनी कृषि और बागवानी, जिससे मैं अभी भी वर्तमान में जुड़ा हूँ। सर, कृषि और बागवानी की आप बात कर रहे हैं, तो इतना समय आप जो है राजनीति में देते हैं, इतना काम इसमें रहता है, तो समय निकाल पाते हैं? कृषि बागवानी के साथ तो एक बहुत गहरा संबंध है, और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे DNA में हम किसान बागवान पहले, उसके उपरांत
सारी ये बातें रहती है। और अभी भी वर्तमान में मैं भी आज अभी अपने क्षेत्र से आ रहा हूँ, तो अभी ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि टीएसओ की स्प्रे हुई कि नहीं हुई, हमारे तौलिए बने कि नहीं बने, तो ये भी जिम्मेदारी रहती है। और विशेष रूप से जब समय लगता है तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं अपने खेतों में जाऊं, अपने बगीचे में जाऊं, अपनी चाहे वो सेबों की बात हो या फिर जो अपने किचन गार्डन है वहाँ पर अपनी चीज़ों का ठीक उत्पादन हो। तो ये मैं समझता हूँ हमेशा एक हॉबी के साथ भी जुड़ा है, और हमारे जैसे मैंने पहले कहा हमारे कण कण में कृषि और बागवानी है। सर एक बात ना, जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से आपके बारे में सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि रोहित ठाकुर जी की जो याददाश्त है वो बहुत ज्यादा तेज है। जब एक बार रोहित ठाकुर जी जिससे मिल जाते हैं, उसका नाम जान लेते हैं, अगली बार उसके नाम से ही उसे पुकारते हैं। तो ये याददाश्त इतने लोगों से रोज मिलना होता है, कैसे याद रहता है सर? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी जैसे अभी इससे पहले भी बात चल रही थी, बिहेवियर की बात चल रही थी, आपने वाणी की बात कही थी, ये भी मेमोरी भी एक, चाहे वो लीडरशिप की बात आती है, चाहे राजनीति की बात हो, लीडरशिप आपकी और क्षेत्रों में भी हो सकती है, चलो पब्लिक लाइफ में तो है ही है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति की रिकॉग्निशन हो जो आपसे जुड़ा है। और जैसे मैंने पहले कहा, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जो निरंतर इतना लंबा सफ़र, हालांकि जुब्बल कोटखे की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रथम बार मैं 27 से 28 साल का था जब इस गौर में विधानसभा का स्तर से बना था, तो निरंतर मेरा प्रयास रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल घर की तरह, परिवार की तरह एक भावनात्मक संबंध रहे, और एक एक कार्यकर्ता के साथ मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से उनका परिचय, उनका नाम हमेशा मेरी रहता है, याद रहता है। और चलो एज के साथ अब वो बातें पहली वाली तो रहती नहीं है जो मेरे प्रथम चुनाव में 2003 या 7 में थी, थोड़ा अंतर तो एज के साथ आता है, लेकिन फिर भी एक बेसिक मैं समझता हूँ एक क्वालिटी लीडरशिप में होनी चाहिए, लीडर में होनी चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं का, जो अपने सिंपथाइज़र है, चाहे वो सिंपथाइज़र नहीं भी है, दूसरे दल के कार्यकर्ताओं का भी वो ख्याल रखे। सारी बातों के साथ मैं समझता हूँ मेमोरी is very important. It plays a very important role in politics. जी सर। सर हम देख रहे हैं कि आपने जो है तिलक लगाया हुआ है जी, अभी, जी। तो देवी देवताओं पर कितना विश्वास है सर? तिलक मैं रोज ही लगाता हूँ और सुबह पूजा भी करता हूँ, और सभी हम अपने सनातन धर्म से जुड़े हैं, और ये इसमें समझता हूँ इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और हमेशा आपने देखा होगा तिलक होता ही है, बहुत ही मतलब रेयर होगा जब तिलक नहीं होगा, या जिस दिन मैं पूजा नहीं कर पाऊँ तो उस दिन तिलक नहीं होता है। जी सर, आपकी फैमिली की अगर बात करें तो आपकी वाइफ की अगर हम बात करें तो एक हमसफर जो होता है वो हमेशा ही आपके लिए सपोर्ट लेवल मतलब उसका होता है, कभी भी मुश्किल आ जाए तो हमसफर जो है आपका साथ हमेशा ही निभाता है। तो आपकी वाइफ है, जो मैडम है, उनसे मुलाकात कैसे हुई, अगर आप हमारे पॉडकास्ट में ये शेयर करें? वो हमारी अरेंज्ड मैरिज थी, और हमारे जो कॉमन हमारी फैमिली मेंबर्स थे उनके माध्यम से मैं समझता हूँ ये सफ़र प्रारंभ हुआ था, और अब तो लगभग कोई 27-28 साल हो चुके हैं मैरिज के बाद, और बहुत ही आशीर्वाद रहता है, सहयोग रहता है हर दृष्टिकोण से, और मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार हमेशा ही आपके ऊपर उनका है, पर राजनीति में कहीं ना कहीं कभी ना कभी, या किसी भी क्षेत्र में हम बात करें तो स्ट्रेस जो होता है, मुश्किलें जो होती हैं वो आ जाती है और लाजमी है आना। तो उससे निकलने के लिए क्या कुछ आप करते हैं? थोड़ा कुछ ऐसा स्पेशल आप करते हो? स्पेशल तो कुछ नहीं करता, लेकिन भगवान ने बॉडी ऐसी बना दी कि खुद ही डिस्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा प्रेशर्स तो रहते हैं जब आप राजनीति में रहते हो, और एक्सपेक्टेशंस भी होती है, लेकिन वही है कि अब इसको अनुभव माने या फिर खुद ही मतलब बॉडी उस तरीके से रिएक्ट कर लेती है जिससे कोई इस तरह का नुकसान ना हो। अब एक तरह की आदत बन चुकी है, और इसको मतलब हम माइंड नहीं करते, और अपने से बड़ा पॉजिटिव तरीके से जो आती है, बातें आती है, उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। जी सर, अगर खाने की बात की जाए तो खाना पसंद करते हैं आप, अलग अलग डिशेस, या आप कुजीन कौन सी पसंद करते हैं, हिमाचली या कोई और अदर? नहीं, अदर डिशेस तो पसंद करते हैं, पर मेनली अब पहाड़ी आदमी है तो उसमें नॉन वेज भी होता है, वेजिटेरियन भी है ही है, और विशेषकर जो हमारा पहाड़ी व्यंजन होते हैं
उसके साथ भी अपना एक टच बना रहे, अपनी बोली के साथ एक टच बना रहे। तो कौन सी स्पेशल डिश है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? तो मैं समझता हूँ उसमें कई चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे अपने क्षेत्र की बात करूँगा, बड़े हमारे बड़े बड़े फेमस है राइट। और सिडकू बहुत फेमस है, हमारी अपने इंड्रे है, इस तरह की और बहुत सी। जुब्बल में बहुत ज्यादा पसंद भी किए जाते हैं। हाँ, जो नहीं, बड़े आप जो बात कर रहे हैं हाँ, ना? बड़े का थोड़ा रहता है हमारे जी। क्षेत्र में, लेकिन जैसे सिड्डू की बात हुई और भी जो हमारी लोकल व्यंजन है, साथ में वो भी अब खुद तो करते ही है उसका मैं सेवन, साथ जी। में मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हमारे बच्चे, उनको भी बीच बीच में बिल्कुल। उनका भी उनको परिचित करवाते कि ये सब हमारे व्यंजन है, लाल चावल हो गए, जी। तो इन सब अपनी बोली होगी, हमारी जो लैंग्वेज है, जी। ये भी आस्ते आस्ते मैं समझता हूँ कम होती जा रही है। ये भी एक चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं अपना आपको थोड़ी पहाड़ी में भी अपनी बात रख कर, जी। ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी हमारा जो एक समृद्ध संस्कृति रही है, जिसमें हजारों साल लगे उस चीज़ को बनाने में, तो उससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी परिचित हो, उसके लिए भी प्रयास करता हूँ। जी। जब खासतौर पर जुब्बल नावर कोटखाई की बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा ही याद आती है कि हाँ जी, जुब्बल की ये खास बात है? और ज्यादातर आपको वो संस्कृति हो सकती है, वहाँ के गाने हो सकते हैं, डांस हो सकता है, या क्या ऐसी खास बात है जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती है? वैसे तो जुब्बल नावर कोटखाई का एक अपना इतिहास है। अब मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कई मंचों पर। उदाहरण के तौर पे जैसे रोडू की बात करें, रोडू आपका 1947 से पहले एक ही स्टेट का पार्ट था, वो शहर का पार्ट था। या चौपाल की बात करें, चौपाल विधानसभा क्षेत्र की एडजॉइनिंग क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चौपाल आपका जुब्बल के अंडर था। बिलासपुर जिले की बात कर लीजिए, पूरा का पूरा बिलासपुर जिला बिलासपुर प्रिंसली स्टेट के अधीन था। लेकिन अगर आप जुब्बल कोटखाई की बात करेंगे, यहाँ लगभग आपकी 10 से अधिक रियासतें ये इकट्ठे होकर आपका जुब्बल कोटखाई, अब तो नावर भी 2012 के उपरांत हमारा अभिन्न अंग बना है। जैसे दियोरी खनीटी अलग रियासत थी, आपकी ढाडी रावत एक अलग रियासत थी, त्रिकोटी एक अलग रियासत थी, आपकी जुब्बल अपनी एक अलग रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थी। कोटखाई का इतिहास अलग है। कुछ क्षेत्र हमारा बलसन का था, कुछ क्षेत्र हमारा बुशहर का था, तो मतलब क्यूंथल भी हमारे जुब्बल कोटखाई के अधीन आता था। तो अलग अलग मैं समझता हूँ कल्चर्स इन सब स्टेटों के रहे हैं, लेकिन भिन्नता में भी एकता है। जैसे पूरी हम कंट्री के लिए कहते हैं, भारतवर्ष के लिए कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी तरह से एक अलग मैं समझता हूँ हमारा एक जुब्बल कोटखाई का, नावर का एक अलग मैं समझता हूँ एक इम्प्रिंट है, एक अलग छाप है पूरे हिमाचल की राजनीति में। उसको मैं उसका कारण ये भी मानता हूँ कि जो हमारी भिन्नता अलग अलग रही है, लेकिन एक होकर जो एक शक्ति के रूप में एक मैं समझता हूँ एक अलग पहचान के रूप में जुब्बल नावर कोटखाई की पहचान बनी है, वो अपने आप में उदाहरण है। आप यहीं देख लीजिए, जब नगर निगम शिमला के चुनाव होते हैं तो आधे से ज़्यादा जो पार्षद होते हैं वो हमारे क्षेत्र के होते हैं। वर्तमान के मेयर भी सुरेंद्र चौहान जी हमारे क्षेत्र कोटखाई से संबंध रखते हैं। पॉलिटिकली बहुत ही मैं समझता हूँ इनलाइटेंड और बहुत ही जागरूक क्षेत्र हमारा जुब्बल कोटखाई नावर माना जाता है, और उसमें ये भी कारण जो मैंने हिस्टोरिकल रीजन आपसे साझा की है। जी सर, आपने हॉबी की बात की थी कि आपकी हॉबी हिस्ट्री को जानना, ये सब कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, और ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है कि आप वो आपकी हॉबी से जुड़ा हो सकता है, ऐसा क्या है? ज़्यादातर जैसे मैंने हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री का मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, और विशेषकर अपनी इंडियन हिस्ट्री का, हिमाचल की हिस्ट्री, उसके बारे में अच्छी नॉलेज है। और लेकिन वही है कि आदमी जितना उसमें अंदर जाए उतनी वो सीमाएं उसकी बढ़ती जाती है, अंत कोई नहीं है। और अपना मैं समझता हूँ वाइल्ड लाइफ के बारे में भी काफ़ी मैं समझता हूँ शौक़ रखा है। और मेनली फिर जैसे मैंने कृषि बागवानी की बात की, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ भी एक अलग मैं समझता हूँ जो एक हेरिडिटरी हमारे में सब में एक जो हम सब किसान बागवान है, वो एक भावना है। और साथ ही साथ फिर विशेषकर ट्रैवलिंग, वो भी चलो नए नए हिस्सों में जाकर नई नई बातें सीखने को मिलती है। और साथ ही साथ पब्लिक लाइफ तो है ही है, जनता जनार्दन की सेवा करने का अवसर मिला है। 4 मरतबा इस गौर में विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है। सफलता साथ साथ रही है, और हमेशा अपने प्रबुद्ध क्षेत्र का आशीर्वाद रहा है। जी सर, आपके जो बच्चे भी हैं उनके साथ क्या कुछ बातें होती हैं? क्या वो भी कहते हैं कि नहीं, हमें अपने पिताजी की तरह ही बनना है, राजनीति में आना है? क्या कुछ बातें होती हैं उनसे? राजनीति अपनी जगह है और फैमिली लाइफ डिफरेंट है। ज़्यादा मैं समझता हूँ मेरी फैमिली मेम्बर्स भी आपने कोई देखा नहीं होगा पब्लिक लाइफ में कहीं,
और बच्चे तो खैर अभी पढ़ रहे हैं, एक सर्विस कर रही थी, तो बाकी तो अभी छोटी अवस्था में है। बेटा तो अभी 7th में है, वो तो अभी बिशप कॉटन स्कूल में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका पब्लिक लाइफ एक डिफरेंट स्ट्रीम है और आपका जो आपकी फैमिली लाइफ है, तो इसमें कोई अलग ही दोनों बातें चले ज़्यादा बेहतर है। तो उनका स्वभाव भी आप ही की तरह है सर, विनम्र और एकदम शांत? अब अभी तो थोड़ा अर्ली है कहना, लेकिन थोड़े अब हर व्यक्ति के अपने अपने ट्रेड्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि वो टोटली हमारी तरह ही होंगे या मैं अपने पिताजी की तरह होऊंगा, ग्रैंडफादर की। थोड़ी भिन्नताएं तो होती है, लेकिन अभी बहुत अर्ली है इन बातों को कहना। सर, हमारे पॉडकास्ट के जरिए जो लोग भी आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट को शुभकामनाएं, मैंने स्टार्टिंग में भी दे दी, मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं। और अभी सारी इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी लाइफ की कई बातें आपसे साझा की है। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं और पुनः और अवसर मिलेगा तो फिर अवश्य आपके बीच आएंगे और बातें साझा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रोहित ठाकुर जी, जिनसे हमने ढेरों सारी बातें की और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।